नमस्कार। 29 जुलाई 2025 की महत्वपूर्ण खबरों पर आधारित इस चर्चा के भाग 1 में आपका स्वागत है। ये विश्लेषण खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए है। आज हम कुछ प्रमुख घटनाक्रमों को समझने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि कुछ विषयों पर हमारी पहले भी बात हुई हो, तो ये एक तरह का पुनरीक्षण भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत और नेपाल के रिश्तों की। खबर है कि दोनों देशों ने आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता समझौते यानी एमएलए को अंतिम रूप दे दिया है। ये सुनने में तो एक सामान्य प्रक्रिया लगती है, लेकिन इसका असल महत्व क्या है? हाँ, देखिए, इसका महत्व काफी गहरा है। अभी तक क्या था कि सबूत साझा करना या गवाहों को पेश करना, ये सब ज्यादातर आपसी भरोसे या फिर विशेष अनुरोध पर होता था। इसमें आप समझ सकते हैं काफी समय लगता था, अनिश्चितता भी रहती थी। अच्छा। अब ये एमएलए होने से ये पूरी प्रक्रिया जो है वो औपचारिक हो जाएगी, मतलब कानूनी तौर पर बाध्यकारी। अधिकारियों को पता होगा कि किस प्रक्रिया के तहत जानकारी मांगनी है और देनी है। गृह मंत्रालय इसका नोडल प्राधिकरण रहेगा। तो सीधा सीधा असर पड़ेगा जांच में तेजी आने पर, खासकर जो सीमा पार अपराध होते हैं उनके मामलों में। और इसी से जुड़ा एक और फैसला है वो 1953 की पुरानी प्रत्यर्पण संधि में तेजी से संशोधन का। तो उस पुरानी संधि में क्या दिक्कतें आ रही थी? हाँ, वो जो 1953 वाली संधि थी, वो असल में आज के हिसाब से मतलब काफी अपर्याप्त थी। कई तरह के जो नए अपराध हैं वो उसमें ठीक से कवर नहीं थे और प्रक्रियाएं भी थोड़ी जटिल थीं। नतीजा ये होता था कि वो जो खुली सीमा है ना हमारी, उसका फायदा उठाकर अपराधी आसानी से नेपाल चले जाते थे, शरण ले लेते थे। चाहे वो, जैसे आपने सुना होगा, इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य हों या फिर वो जाली नोटों के रैकेट चलाने वाले। अच्छा, हाँ। तो ये नई संधि और एमएलए, ये दोनों मिलकर एक तरह से कानूनी ढांचे को मजबूत करेंगे। इससे अपराधियों के लिए बच निकलना मुश्किल हो जाएगा, है ना? सही बात है। और हाँ, प्रत्यर्पण के लिए विदेश मंत्रालय केंद्रीय प्राधिकरण है। तो ये सुरक्षा के लिहाज से वाकई बड़ा कदम लगता है। चलिए अब थोड़ा विषय बदलते हैं, पर्यावरण और विकास के संतुलन की बात करते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में पहली बार पर्यटक वहन क्षमता मतलब टूरिस्ट कैरिंग कैपेसिटी का आकलन किया जा रहा है। ये क्यों जरूरी हो गया अचानक? देखिए, अचानक नहीं है, इसकी जरूरत काफी समय से महसूस हो रही थी। खासकर नैनीताल जैसे जो नाजुक पहाड़ी इकोसिस्टम है, उनके लिए तो ये बेहद जरूरी है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है अनियंत्रित टूरिज्म, बढ़ता ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन, इन सब ने वहाँ के पर्यावरण पर जबरदस्त दबाव डाला है। हाँ, खबरें आती रहती हैं, बिल्कुल। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी, उसने भी सितंबर 2024 में इसे लेकर निर्देश दिए थे। तो ये वहन क्षमता का आकलन ये समझने में मदद करेगा कि नैनीताल जो है वो बिना अपनी पर्यावरणीय गुणवत्ता खोए अधिकतम कितने पर्यटकों का और उससे जुड़ी एक्टिविटीज का बोझ संभाल सकता है। और ये आकलन मतलब किस आधार पर होता है? आपने वो एहतियाती सिद्धांत का भी जिक्र सुना है इसके संदर्भ में, वो क्या है? हाँ, तो वहन क्षमता का आकलन करने के लिए उस क्षेत्र के संसाधन देखे जाते हैं, जैसे वहाँ पानी कितना उपलब्ध है, जमीन कैसी है, वनस्पति, प्रदूषण झेलने की क्षमता कितनी है। इसके लिए कुछ वैज्ञानिक तरीके हैं, जैसे प्लानिटरी बाउंड्रीज या बायो कैपेसिटी ओवरशूट, इनका इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, और एहतियाती सिद्धांत यानी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, वो यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो ये कहता है कि अगर किसी गतिविधि से पर्यावरण को गंभीर नुकसान का खतरा है तो हमें पुख्ता वैज्ञानिक सबूतों का इंतजार नहीं करना चाहिए। निवारक उपाय पहले ही कर लेने चाहिए, मतलब समस्या के गंभीर होने का इंतजार ना करें, पहले ही सावधानी बरतें, है ना? बिल्कुल सही, प्रोएक्टिव अप्रोच। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, पर्यावरण के दबाव की बात चली है तो स्वास्थ्य से जुड़ी एक अहम खबर पर आते हैं। एक नया अध्ययन ने जूनोटिक बीमारियों, मतलब वो बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं, जैसे इबोला, निपा, इनके वैश्विक हॉटस्पॉट की पहचान की है। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? ये स्टडी काफी चिंताजनक है। ये बताती है कि दुनिया के करीब 9.3% जमीन पर इन बीमारियों के फैलने का खतरा ज्यादा है। लैटिन अमेरिका और ओशिनिया सबसे ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्र हैं, लेकिन एशिया भी करीब 6.9% के साथ पीछे नहीं है। और चिंता की बात यह है कि इसके जो मुख्य कारण हैं वो मानव जनित हैं, मतलब हमारी गतिविधियों से जुड़े हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज से मौसम का बदलना, जंगलों का कटना, खेती और पशुपालन के तरीकों में बदलाव और बढ़ती आबादी, खासकर शहरों में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं हैं। ये तो कई सारे फैक्टर्स हैं। तो फिर समाधान क्या है?
अध्ययन कुछ वन हेल्थ दृष्टिकोण की बात करता है। बिल्कुल सही। वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट यही है कि इंसानों का स्वास्थ्य, जानवरों का स्वास्थ्य और पर्यावरण का स्वास्थ्य, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता। अच्छा, मतलब एक इंटीग्रेटेड अप्रोच। हाँ बिल्कुल। तो समाधान भी इसी नजरिए से निकालने होंगे, जैसे जलवायु परिवर्तन के असर को कम करना, जमीन का इस्तेमाल टिकाऊ तरीके से करना, वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रेगुलेट करना, और सबसे जरूरी हमारी जो स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली है उसे मजबूत करना, ताकि कोई भी नया आउटब्रेक हो तो उसका जल्दी पता चले और उसे रोका जा सके। जी बहुत जरूरी है। अच्छा, स्वास्थ्य के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा भी उतनी ही अहम है। भारतीय सेना अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुछ नए कदम उठा रही है, खासकर चीन और पाकिस्तान सीमा पर। इसमें रुद्र ब्रिगेड और भैरव कमांडो बटालियन की स्थापना की बात है। ये क्या है? हाँ, ये सेना के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन की जो प्रक्रिया चल रही है उसी का हिस्सा है। ये कदम इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स यानी आईबीजीज की जो अवधारणा है उसके अनुरूप है। आईबीजीज? हाँ, आईबीजीज मतलब लगभग 5000 सैनिकों वाली, तेजी से कहीं भी तैनात की जा सकने वाली इकाइयां। इनमें इन्फेंट्री, टैंक, तोपखाना, ड्रोन सब कुछ शामिल होता है, एक इंटीग्रेटेड तरीके से। इन्हें खास खतरों और इलाकों के हिसाब से तैयार किया जाता है। तो ये जो रुद्र ब्रिगेड है वो इसी तरह के एक इंटीग्रेटेड फॉर्मेशन है। और भैरव बटालियन? भैरव बटालियन ऐसा लगता है शायद हल्के और तेज गति वाले विशेष अभियानों के लिए बनाई जा रही है। और उसमें वो शक्तिबाण आर्टिलरी रेजिमेंट और ड्रोन प्लाटून भी शामिल है ना? जी हाँ, शक्तिबाण रेजिमेंट में दिव्य दृष्टि जैसे एडवांस्ड निगरानी सिस्टम होंगे और लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी। लॉइटरिंग म्यूनिशन? हाँ, मतलब वो ड्रोन जो टारगेट के ऊपर मंडरा सकते हैं और फिर हमला कर सकते हैं। और हर इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन प्लेटून का होना ये दिखाता है कि तकनीक, खासकर निगरानी और सटीक हमले की क्षमता अब कितनी महत्वपूर्ण हो गई है सेना के लिए। ये सब मिलकर सेना की जो त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता है और मारक क्षमता है उसको बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। ये कहीं ना कहीं कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के विचार से भी जुड़ा है। अच्छा, तो मतलब क्षमता निर्माण पर जोर है। बिल्कुल, तेजी और टेक्नोलॉजी। तो आज हमने भारत नेपाल संबंधों में कानूनी सहयोग, नैनीताल में पर्यावरण संतुलन की चुनौती, जूनोटिक बीमारियों के बढ़ते खतरे और भारतीय सेना के आधुनिकीकरण जैसे काफी अहम मुद्दों पर बात की। हाँ, और इन सभी चर्चाओं से एक व्यापक सवाल उभरता है मेरे ख्याल में कि ये जो बदलती हुई वैश्विक और घरेलू परिस्थितियां हैं, चाहे वो सीमा पार अपराध हो या पर्यावरण का दबाव या स्वास्थ्य संबंधी जोखिम, भारत अपनी नीतियों को, अपने संस्थागत ढांचों को कितनी तेजी से और कितने प्रभावी ढंग से इनके अनुरूप ढाल सकता है, मतलब अडैप्ट कर सकता है। ये वाकई एक अहम सवाल है, इस पर विचार जरूर करें। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।